सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर नॉवल एक्सप्लेनेशन ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का पार्ट अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्रीवियस चैप्टर को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जहाँ पे अपना वांग लिन फाइनली इतने टाइम के वेट के बाद थर्ड स्टेप पे ब्रेक थ्रू कर लेता है, और क्या शानदार तरीके से ब्रेक थ्रू करता है यार। 6 एसेंस के साथ वो ब्रेक थ्रू करता है, जिसके चलते यहाँ पर सभी की निगाहें वांग लिन पे फिक्स हो जाती है। साथ ही वांग लिन यहाँ पे उस व्हाइट गेट के जरिए से अपने 6 एसेंस के जरिए से 6 एसेंस ट्रेजर्स को भी रिफाइन करवाता है। और तुम जानते हो कि आपदा में अवसर कैसे ढूंढी जाए, वांग लिन ये बात बहुत ही अच्छे से जानता है और वो यहाँ पे लग जाता है अपने बाकी के ट्रेजर्स को रिफाइन करने में। लेकिन इस दौरान वांग लिन ने थर्ड स्टेप पे ब्रेक थ्रू करते साथ ही ऑलसीर का ध्यान भी अपने तरफ गैदर कर लिया है। और हाँ, ऑलसीर को गाइस तुम लोग हल्के में मत लेना, कह सकते हो कि ये रेनेगेड इमॉर्टल का सबसे बड़ा मेन विलन है, तो इससे जुड़ी हर छोटी बड़ी डिटेल्स पे जरा गौर फरमाना। अब यहाँ पे ऑलसीर वांग लिन के ब्रेक थ्रू से काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे इसी पल का इंतजार था जब वो अपने 10,000 साल पुराने उस प्लान को शुरू करने वाला है। वही दूसरी तरफ वांग लिन के ऊपर डिवाइन रेवोल्यूशन भी आ चुका था, लेकिन डिवाइन रेवोल्यूशन को खुद वांग लिन आज मजा चखाने के लिए बिल्कुल मूड में आ चुका था। लेकिन यहाँ पर उस बोन गेट को तोड़ने के चलते वांग लिन के हाथ पे जो टैटू मार्क बनता है ना, यानी कि एक बोन गेट जैसा लोगो जो बनता है, उसे देखकर वांग लिन खुद भी हैरान था। और अब आगे हमारे इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम वांग लिन को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने सारे थंडर्स को गैदर करते हुए हेवन की तरफ से जो थंडर्स आ रहे थे उन्हें कमांड करना शुरू कर देता है। लिटरली यहाँ पर जितने थंडर्स हेवंस की तरफ से आ रहे थे, जिन्हें देखकर वो जो ओल्ड मॉन्स्टर जॉन था उसे भी लग रहा था कि शायद वांग लिन वो चोजन पर्सन नहीं होगा, और वो यहाँ से मुंह लटका के जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो वांग लिन के इन वर्ड्स को सुनता है, जहाँ पर वो हेवन के थंडर को कमांड देकर उसी के जरिए से हेवंस के ये जो वॉर्टेक्स टाइप का बना था, यानी कि जो क्लाउड बना था, उसी के ऊपर हमला करवाता है, उसे देखकर वो भी शॉक्ड हो जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कम्प्लीटली उस वॉर्टेक्स के अंदर से सारे थंडर को वांग लिन कोलैप्स करवा देता है अपने वर्ड्स के जरिए से। और अब यहाँ पे तभी हम एक जायंट से पैलेस और उसके सामने मौजूद ठीक एक बंदे को देख पाते हैं, लेकिन उसका फिगर अभी पूरी तरीके से विजिबल नहीं था। लेकिन यहाँ पे वांग लिन के अटैक के चलते इस बंदे की भी सटक चुकी थी। वो वांग लिन के ऊपर यहाँ अटैक तो करता है, लेकिन वांग लिन ऑलरेडी उसके ऊपर अपना कार्मा प्रिंट चल चुका था। यहाँ पे हम देखते हैं कि इस अटैक के चलते उस बंदे के सामने वो जो स्वॉर्ड थी और ये जो जायंट सा पैलेस था, लिटरली सबके सब धराशायी हो जाते हैं। पर तभी वो बंदा वो यहाँ पर वांग लिन की तरफ एक और अटैक करने को चाहता है, लेकिन तब तक वांग लिन के लाइफ एंड डेथ सील ये दोनों अलग अलग होकर अपना जलवा दिखा देते हैं। सबसे पहले लाइफ वाला जो अटैक था वो इसके सारे अटैक्स को डिस्ट्रॉय करते हुए इसे पीछे धकेल देता है, और यहाँ पर जो डेथ सील अटैक वांग लिन अपने दूसरे हाथ से करता है वो अपना जलवा दिखाती है। और यहाँ ये बंदा खून की उल्टियां करने लगता है और काफी तेजी से इसकी विटैलिटी और लाइफ स्पैन यहाँ पे ड्रेन होने लगती है। और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि वही हेवन का मैसेंजर था। इसी के साथ उसकी बॉडी नथिंगनेस में बदल जाती है, और तब वांग लिन एक गहरी सांस लेता और कहने लगता है कि मैंने बस इस दिन के लिए न जाने कब से इंतजार किया है। अब मुझे जवाब चाहिए, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए कि आखिर हेवन को किसने ये हक दिया कि मुझसे मेरे लोगों को छीने, मुझसे मेरी ली मुआन मेरी वानियर को छीनने का हक आखिर किसने दिया। ये कहते हुए वांग लिन तेजी से चिल्लाता है, और तभी हम देखते हैं कि आसपास के लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे मुझे ऊपर बड़ा सा वॉर्टेक्स था ना, अचानक से ये एक्सपेंड होते साथ ही एक बहुत बड़े से क्रैक में जैसे बदल जाता है, जिसके अंदर से काफी सारे फिगर्स बाहर आते हैं, जो कि कुछ वैसा ही स्पेल था जो कि लू मेई ने वांग लिन के अगेंस्ट से यूज किया था रांगियन प्लेनेट में। यहाँ पे वो उसकी मेमोरी और इमोशंस के साथ खेलते हुए उसके अपनों के जरिए से उसके माइंड को करप्ट करना चाहती थी। बट यहाँ पे वांग लिन के पास तो ट्रू और फॉल्स स्पेल है, यानी कि वांग लिन के दाव हार्ट और उसके विल के साथ तो कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता, यहाँ तक कि उसके सामने भी कोई इल्यूजन टिक नहीं सकता। तो वांग लिन पलक झपकते ही सब कुछ खत्म कर देता है, और बस उसे एक बार आंखें खोलने और बंद करने की देर थी। सब कुछ यहाँ पे फना हो चुका था। लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि इस क्रैक के अंदर से काफी अमाउंट में सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है, लेकिन इनके साथ साथ काफी सारे रेशे बाहर आते हैं, और जिनकी तादाद 3000 से ज्यादा थी, जो कि सारे अलग अलग टाइप के स्पेल्स थे। वांग लिन ये देख के हैरान था, उसे इमीडिएटली ऑलसीर की याद आती है। अब अगर गाइस तुम लोगों ने तियानियन आर्क देखा होगा ना, तो तुम्हें याद होगा कि ऑलसीर जब वांग लिन को एक स्पेल दे रहा था तो उसने ऑलरेडी बताया था कि मेरे जो स्पेल स्पेस हाउस है उसके अंदर टोटल 3000 से ज्यादा सेलेस्टियल स्पेल्स मौजूद है, और इनमें से कोई भी एक वांग लिन पिक कर सकता है। और वहीं पर वांग लिन को सेलेस्टियल
सेलेस्टर स्लॉटर आर्ट मिला था फोर्सफुली। लेकिन वांगलिन यहाँ पे हैरान था कि यहाँ पर तो सेलेस्टर एम्परर बाइफान से लेकर किंगलिन से लेकर सभी के बड़े बड़े स्पेल्स थे और जो सेलेस्टर स्पिरिचुअल एनर्जी आ रही थी वांगलिन उसे देखते ही फील कर लेता है कि असल में ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ये उसी कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती है जहाँ पर से वो ओल्ड मैन यानी कि जिसे हम बिग अपॉर्चुनिटी के नाम से भी जानते हैं और जिसे कि सोवरिन अपना मास्टर कहता है उसके होमलैंड से बिलोंग करती है। अब वांगलिन समझ चुका है कि उस इमोर्टल या फिर सेलेस्टियल एंसेस्टर कॉन्टिनेंट जो भी कह लो वहाँ पर हर हाल में जाना ही होगा। यहाँ पे ये जो 3000 से ज्यादा जो रेशे थी ना इनके बीच से एक पगोड़ा बाहर आता है जो कि दिखने में काफी ज्यादा मैसिव था और ओल्ड मॉन्स्टर्स यानी इसे देखते साथ ही काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहने लगते हैं कि अरे वाह क्या बात है, सेलेस्टियल सेपरेशन पगोड़ा अब जबकि आ चुका है तो इसका मतलब ये है कि वो दूसरी चीज भी आने वाली है। ये कहते हुए उनकी आंखों में और ज्यादा चमक आ जाती है और वो कहने लगता है कि उस रिंग को भी आना ही चाहिए, हर हाल में आना चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि उसने बाकी दो चीजों के अलावा जो तीसरी चीज इस ट्रेवल्यूशन को बनाते वक्त यूज किया गया था उनमें से एक ट्रेजर वो फेथ रिंग भी था। अब यहाँ पे वांगलिन के बॉडी के अंदर जो एंशिएंट गॉड की पावर थी जो कि उसने हिडन करके रखा था यानी कि उसने मेनली सेलेस्टियल ऑरा को स्विच कर लिया था, तो यहाँ पे अब वो उसे भी वापस से एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। लेकिन इस दौरान उसने यहाँ पर आज तक जितने भी लोगों के जो रेजिस्टेंस है हेवन के अगेंस्ट उन सभी को भी वो यूज करता है, जिसके चलते वांगलिन की आंखों में ही ऐसा लग रहा था कि हजारों लोग हेवन को डिफाई करने के लिए उसकी तरफ घूर रहे हो, जिसके चलते वो जो पगोड़ा था वो अब तेजी से वांगलिन को पूरी तरीके से वांगलिन को अपने अंदर हमेशा हमेशा के लिए ट्रैप करने के लिए देखता है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ वांगलिन को कवर करता है ना तो वांगलिन के जो एंशिएंट गॉड के स्टार्स थे जो कि वक्त के साथ धुंधले पड़ चुके थे अचानक से वो सभी एक साथ बहुत ही टेरिफाइंग एंशिएंट गॉड की ऑरा को रिवील करते साथ ही यहाँ पे तेजी से घूमना शुरू कर देते हैं। बस फिर क्या वांगलिन बनाता है एंशिएंट गॉड का मुक्का और यहाँ पर 3 मुक्के में ही उस पगोड़े के वो टुकड़े टुकड़े कर देता है। जैसे ही वांगलिन अपनी नजरें ऊपर उठाता है उसे सामने एक बहुत बड़ा सा जाइंट व्हील नजर आता है, लेकिन जैसे ही वो उसे और अच्छे से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो दिखने में किसी रिंग जैसा है और जिसके प्रेशर को सभी फील कर पा रहे थे। और यहाँ पे ओल्ड मॉन्स्टर्स यान उसे देखकर कहने लगता है कि यार काश इस तीसरे ट्रेजर को मैं कभी अचीव कर पाता। ये फेट सीलिंग रिंग बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और मुझे डर है कि कहीं ये इंसान उसे अचीव ना कर ले। यहाँ पे फेट सीलिंग रिंग भी आते साथ ही अपना कमाल करने लगती है जो कि वांगलिन की बॉडी और उसकी सोल दोनों को यहाँ पे सील करना शुरू कर देती है। लेकिन ये काम पलक झपकते होता है। अब वो धीरे धीरे करके उसे सील तो कर रहा था लेकिन वांगलिन यहाँ पे ऑलरेडी समझ चुका है कि ये एक ऐसा ट्रेजर है जो कि अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं, और इस ट्रेजर के अंदर जिस स्पेल का यूज किया गया है वो कहीं ना कहीं सीलिंग से रिलेट करता है यानी कि सीलिंग एक्सटरमिनेशन क्लैन से। अब वांगलिन इसके अंदर फ्लॉ ढूंढ लेता है क्योंकि नॉलेज और एक्सपीरियंस के वांगलिन के पास कोई भी कमी नहीं, और कहीं ना कहीं वांगलिन समझ चुका है कि अगर इस ट्रेजर को और ज्यादा वक्त दिया जाता ना इस डिवाइन रेवोल्यूशन के साथ तो वो पक्का बहुत ही पावरफुल ट्रेजर बन के निकलता और हो सकता है कि अपने कंप्लीट फॉर्म में आता और तब शायद वांगलिन के लिए मुश्किल हो जाती। लेकिन इस दौरान यहाँ पे हम देखते हैं कि 12 बहुत बड़े बड़े फिगर्स अपीयर होते हैं जिनमें एंशिएंट डीमन, एंशिएंट डेविल्स और एंशिएंट गॉड्स तादाद में ये 12 थे और सब के सब दिखने में काफी ज्यादा मिजरेबल लग रहे थे। ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा हमला किया गया हो और फोर्सफुली ही इन्हें कंट्रोल किया जा रहा है क्योंकि इनके जो स्टार्स थे ना आंखों में और फोरहेड्स के ऊपर वो दिखने में काफी ज्यादा अजीब से लग रहे थे। ऐसा लग रहा था है भी और है भी नहीं, यानी कि काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट फॉर्म में थे। वांगलिन समझ चुका था लेकिन इन सब में जो चीज कॉमन थी वो था कि ये सभी लोग बस वांगलिन पे ही अटैक करने आए थे। जैसे कि मानो कि एंशिएंट ऑर्डर के ये 3 लोग एंशिएंट गॉड, एंशिएंट डेविल और एंशिएंट डीमंस इन्हें कोई कंट्रोल कर रहा हो। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि इन्हें कंट्रोल करने वाला एक जायंट सा फिगर ऑलरेडी आ चुका था जो कि यहाँ पर वांगलिन की तरफ बिना देखे ही अपने फिंगर को पॉइंट करता है और हमें बताया जाता है कि असल में ये एक 9 स्टार का एंशिएंट गॉड है। बस फिर क्या सब के सब यहाँ पे टूट पड़ते हैं। लेकिन इस दौरान वांगलिन तो ऑलरेडी ये जो फेट सीलिंग रिंग था इसके फ्लॉज को ढूंढते हुए इसे मॉडिफाई करना शुरू कर देता है ताकि वो अपने लिए यूज कर पाए और ऑलमोस्ट वांगलिन 40% तक इस काम को कर चुका था। सोचो पलक झपकते ही किस हद तक ये पहुंच चुका है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले एंशिएंट गॉड की टोली आगे आती है लेकिन वांगलिन तो इन्हें लिटा लिटा के मारता है। अब ऐसे दिनों कि वांगलिन के पास रॉयल एंशिएंट गॉड की पावर्स है तो जाहिर है ये जो नॉर्मल एंशिएंट गॉड्स थे जो कि खुद किसी और के जरिए से कंट्रोल किए जा रहे हैं वो लोग वांगलिन के एक सिंगल पंच तक का सामना नहीं कर पाते। अब तभी यहाँ पर एंशिएंट डेविल्स और डीमंस भी मौका देखते साथ ही यहाँ चौका मारने आ जाते हैं लेकिन वांगलिन इन सभी को पकड़ता है और वो बुरी तरीके से इनकी मार लगा देता है कि देख परफॉर्मेंस देखकर काफी ज्यादा हैरान था और खुश भी था और वो मन में कहने लगता है कि फाइनली 7 कलर्ड मैन और मुझे वो बंदा मिल ही गया और अगर वाकई में ये वही थर्ड चोजन पर्सन होता है तो हमारी बरसों पुरानी मेहनत रंग लाएगी। पर अभी भी मुझे लग रहा है कि इसके बस 60% ही चांसेस है, लेकिन अगर वाकई में ये वो होता है ना तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात होगी क्योंकि 7 कलर्ड मैन और मैं हम दोनों मिलकर आउटर केव और इनर केव दोनों में हम लोगों ने उस चोजन पर्सन को खूब ढूंढा पर उसका कहीं सुराग भी नहीं मिला और जो 7 कलर्ड मैन है वो तो अभी भी आउटर केव में ही उसे ढूंढे जा रहा है। उसे क्या
खबर कि मुझे वो पर्सन मिलने वाला है। अगर ये वांग लिन वाकई में वही हुआ तो इस दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन का जो एंशिएंट रॉयल सेलेस्टियल ब्लड था ना, ऑलरेडी उस रिंग के ऊपर अपना इम्प्रिंट छोड़ देता है। यानी कि अब ये जो फेट सीलिंग रिंग है ये वांग लिन और सिर्फ वांग लिन से बिलोंग करती है। पर तब तक वांग लिन की नजर बाकी बचे एंशिएंट गॉड्स पे जाती है जो कि इस पे हमला नहीं करते, लेकिन वांग लिन जानता है कि अगर पीछे छोड़ दिया तो ये लोग वापस आएंगे और साथ ही ये उसी के क्लैन के मेंबर्स हैं जिन्हें की कोई मरने के बाद यूज कर रहा है। तो वांग लिन इन्हें इस गुलामी से आजादी दिलाने के लिए इन्हें भी निपटा देता है। इस दौरान वांग लिन को तभी ऊपर से कुछ फील होता है और क्रैक के अंदर जाते साथ ही वांग लिन को एक फिगर नजर आता है जिसके बाल ऐसे हवा में लहरा रहे थे, जो कि यहाँ पर एक एंशिएंट गॉड की बॉडी को ऐसे टच करके उसकी ओर देख रहा था। लेकिन जैसे ही वांग लिन आता है तो वो बंदा पलटता है, वांग लिन के होश उड़ जाते हैं ये देखकर कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि वांग लिन खुद ही है। और तो और वो बंदा वांग लिन को देखते साथ ही स्माइल करता है, कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि अब तुम क्या कहने वाले हो, यही कि आखिर मैं हूँ कौन, है ना। जवाब आसान है, हम दोनों एक ही हैं। पर मैं तुम्हारा वक्त जाया नहीं करना चाहता अब जबकि तुम थर्ड स्टेप पे पहुंच चुके हो एक हेवन डिफाइन कल्टीवेटर के रूप में। चलो अब देखते हैं कि आखिर तुम हेवन के विल को कैसे हराते हो। ये जो डिवाइन ट्राइब्यूशन है, अगर तुमने इसे हरा दिया तो मैं तुम्हारे बाकी के सवालों के जवाब भी दूंगा, या फिर शायद मुझे देने की जरूरत भी ना पड़े क्योंकि तुम्हें सारे जवाब ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो बताओ क्या तुम तैयार हो। वांग लिन भी अब यहाँ रेडी हो जाता है। सबसे पहले बंदा उसकी तरफ आगे बढ़ता है, यानी कि जो फेक वांग लिन है। अपना वाला वांग लिन यहाँ देख के हैरान था कि ये तो उसका ही स्पेल यूज कर, और एक नहीं हर एक स्पेल को यहाँ पे बॉट्स प्रिंट से लेकर हर एक छोटा बड़ा स्पेल जो भी आज तक वांग लिन ने कॉम्प्रहेंड किया था लिटरली डिट्टो वो उसकी कॉपी कर रहा था और दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे कर रहे थे। ऐसा लग रहा है वांग लिन मिरर में अपने प्रोजेक्शन को देख रहा हो। यहाँ पे वो बंदा भी स्माइल करता है और कहने लगता है कि अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा ना कि मैं हूँ या तुम, हम दोनों ही एक ही है। वांग लिन को लगता है कि शायद ये इल्यूजन होगा और इल्यूजन को ब्रेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका है उसका ट्रू एंड फॉल्स दाव। दोनों ही सेम अटैक को यूज करते हैं और दोनों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन देखने वाली बात ये थी कि दोनों के ऊपर सेम इम्पैक्ट पड़ता है और दोनों बिल्कुल सेम कंडीशन पे थे। यहाँ सोच में पड़ जाता है कि मेरा ट्रू एंड फॉल्स तो मुझे छोड़कर यहाँ पर जितने भी फॉल्स चीजें हैं उसको इम्पैक्ट देता है, तो आखिर मुझ पे इम्पैक्ट क्यों आया। बंदा उसके मन की बात वांग लिन को बता देता है और कहता है कि तुम यही सोच रहे हो ना कि आखिर तुम पे इसका इम्पैक्ट कैसे आया। ये कहते हुए वो हंसता है। अब तभी दोनों एक दूसरे से कहते हैं स्टॉप। दोनों ही वही जगह खड़े खड़े बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। वांग लिन को अभी भी इसके अंदर कोई भी फ्लॉ नजर नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि वो खुद से ही फाइट कर रहा है। लेकिन इस दौरान वांग लिन एक चीज नोटिस कर लेता है कि मैं जो भी सोचता हूँ ये उसे कॉपी कर जाए, तो क्या हो अगर मेरा दिमाग ही पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाए। हाँ फिर क्या। यहाँ पे वांग लिन कुछ सेकंड के लिए अपनी सारी मेमोरी सारी चीजों को एक सेकंड के लिए सप्रेस कर देता है। बस तब तक वो इस चीज को करता है जब तक कि स्टॉप स्पेल ने इन दोनों को यहाँ पे रोक के रखा है। बस फिर क्या। अब यहाँ पे वांग लिन अपने सारे एसेंसेस अपने बाकी सारे पावर सभी को एक एक करके यूज करने लगता है। वो बंदा भी हंसते हंसते हंस के हर एक स्पेल हर एक मेथड हर एक चीज को कॉपी करता है। लेकिन अभी यहाँ पे वांग लिन का जो असली खेल था वो बाकी था। जैसे जैसे ये बंदा इंटेंसली उसे कॉपी करता जा रहा था, वांग लिन यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता, जिसके चलते इस बंदे को भी लग रहा था कि वांग लिन बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन तभी यहाँ पर वांग लिन वापस से अपने उसी ट्रू फॉल्स का यूज करना शुरू कर देता है। लेकिन इस दौरान जब वो बंदा भी सेम चीज करता है, वो भी अपनी आईज बंद करता है। लेकिन तभी वो जो उस एक सेकंड में वांग लिन ने प्लानिंग की थी ना, वांग लिन अब उसे रिवील करता है और जैसे इस बंदे को फील होता है ये भी अपनी आईज खोलने जाता है। लेकिन वांग लिन तो ऑलरेडी अपनी आंखें खोल चुका था, क्योंकि वो जो एक सेकंड का गैप था इस बंदे को बाद में जाके एहसास हुआ कि ये सब कुछ वांग लिन के प्लानिंग का हिस्सा था। इतना इंटेंसली वो जो अटैक कर रहा था, इतने किलिंग इंटेंट के साथ, वो सब कुछ वांग लिन के असल प्लान का एक पार्ट था। बस फिर क्या। वांग लिन एक तरफ लाइफ एंड डेथ सील, दूसरी तरफ कार्मा प्रिंट, दोनों को साथ में उतार देता है, जिसका इम्पैक्ट इतना तगड़ा वाला था कि लिटरली ऑन द स्पॉट ही वो घुटनों के बल आ चुका था। मुंह से बहुत से अमाउंट में खून निकल रहा था और अब इसकी आंखों में वांग लिन के लिए खौफ देखा जा सकता था। यार बाप बाप ही होता है, कोई 1000 बार उसे कॉपी कर ले लेकिन बाप की जगह कोई भी नहीं ले सकता। अब यहाँ पे वांग लिन ट्रू एंड फॉल्स का यूज करना वापस से शुरू कर देता है, लेकिन इस बार वो नाटक नहीं करता। अब यहाँ वांग लिन असली में ट्रू एंड फॉल्स का यूज करना शुरू कर देता है और यहाँ वो बंदा जानता था कि अगर इसने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो मारा जाएगा। लेकिन वो जो होता है ना डेस्परेशन, उसके चलते उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। वो यहाँ से हड़बड़ाहट में इधर उधर भागने लगता है कि तभी उसे कुछ ख्याल आता है और वो पलट के देखता है। वो कहने लगता है कि अच्छा तो मतलब कि तुमने खुद को ही धोखा दिया। हाँ, तुमने दाव ऑफ डिसेप्शन के जरिए से खुद को ही धोखा देकर खुद को ही इस जाल में फंसा लिया ताकि मैं भी फंस जाऊं। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पीछे ये जो बैरियर देख रहे हो ना, जिसने कि तुम्हें यहाँ अंदर आने से रोक के रखा है, जिसके चलते तुम उन एंशिएंट गॉड की स्टैचूज के उस पार नहीं जा सकते, अब यही बैरियर मुझे तुम्हारे अटैक से बचाएगा। और अब मैं देखता हूँ कि फिर तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। लेकिन मानना पड़ेगा, मुझे तो ऐसा लगा कि तुमने अपने माइंड को ब्लैंक करके मुझे यहाँ पे धोखा देने की कोशिश की, लेकिन नहीं, तुम तो उससे भी बड़े चालबाज निकले। लेकिन तभी वो जोर जोर से हंसते हुए सीधा बैरियर की ओर ही बढ़ा चला जा रहा था। वांग लिन जानता है कि ये उसी की कॉपी है, जो ये करता है वही वो करता
पड़ता है, लेकिन जो चीज वांग लिन को इम्पैक्ट देती है उसका इम्पैक्ट उस पे भी पड़ता है। तो वांग लिन खुद को ही इंजर्ड कर देता है। वो अपने एक पैर को इस कदर इंजर्ड कर देता है कि जिसका असर उस बंदे की बॉडी पर भी होता है और वो दौड़ने के लायक नहीं बचता। और बस फिर क्या, वांग लिन को मौका मिल जाता है और पलक झपकते ही वांग लिन इसको मिटा देता है। अब कमेंट में ये मत कहना कि अगर ये वांग लिन से कनेक्टेड है तो वांग लिन ने तो उसे मिटा दिया, तो वांग लिन पे इसका असर क्यों नहीं पड़ा। यार वो कॉपी है, जब तक ओरिजिनल बॉडी जिससे कॉपी बनी है वो सही सलामत है तब तक कॉपी के साथ कुछ भी हो वांग लिन के ऊपर असर नहीं पड़ने वाला। और वांग लिन जैसे ही उस फेक वाले वांग लिन को मिटा देता है तो अचानक से सामने का रास्ता खुल जाता है और वांग लिन देख के हैरान था कि इस जगह पर एक छोटा सा पोर्टल टाइप का था जो कि देखने में ऐसा लग रहा था कि जो आउटर रियलम है उससे कनेक्ट करता है। साथ ही यहाँ पर वांग लिन को वही 9 सन और बाकी के जो सेलेस्टियल एंसेस्ट्रल लैंड है उससे रिलेटेड चीजें दिखाई देती है। तो वांग लिन समझ चुका था कि या तो दोनों जगह एक ही है या फिर वांग लिन जिस जगह पर मौजूद है वो असल में उसी जगह का कोई दूसरा पार्ट है। अब यहाँ पे जैसे जैसे वांग लिन आगे बढ़ रहा था उसका ऑरा जो है चारों तरफ फैलने लगता है। अब वांग लिन को बेसिकली 9 सन वाला ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ये चीज 9 बड़े बड़े सन कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो वो उन्हें जैसे ऑब्जर्व करता है तो उनमें से एक सन वांग लिन को थोड़ा सस्पिशियस लगता है। तो यहाँ पर उससे अटैक करते साथ ही पूरी तरीके से इसकी जो लाइट है, इसकी जो ऑरा है और जो हीट है इसे नलिफाई कर देता है। और तब यहाँ पर वांग लिन के सामने एक 9 कलर लाइटनिंग अपीयर होती है, यानी कि जो कि सन के अंदर मौजूद था। जिसे देखते साथ ही वांग लिन सोचता है कि मैं इसे अपना बना लूंगा और इसके जरिए से मेरा थंडर पावर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन वांग लिन नोटिस करता है कि इस लाइटनिंग को वो फिलहाल के लिए कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि वांग लिन कहीं ना कहीं इसके ट्रू ओनर से उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस दौरान जब वो डिवाइन सेंसर चेक कर रहा था तो वांग लिन को ये पता चल जाता है कि असल में जो डिवाइन ट्राइब्यूशन है उसे ये जो 9 सूरज है ये मिलकर ट्रिगर करते होंगे। मतलब कि वांग लिन की जो बरसों पुरानी थ्योरी थी कि ये जो सो कॉल्ड हेवन जैसा कुछ भी नहीं है, असल में हम सभी पावरफुल लोग एग्जिस्ट करते हैं और मे भी वही है जो कि इन सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं। पर वांग लिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है, लेकिन उसका जो डिवाइन सेंस है वो यहाँ पर बिल्कुल ओरिजिन की तरफ बढ़ रहा था कि आखिर शुरुआत हुई कहाँ। तो वो शुरू से शुरू चीजों को देखना शुरू कर देता है। साथ ही वांग लिन को ये भी हैरानी हो रही थी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा थंडर पे कंट्रोल उसका है, तो आखिर उससे ज्यादा पावरफुल बंदा वो कौन है जो कि एक ऐसी लाइटनिंग को बना पाया जो कि इसके अलावा किसी को सर्व नहीं करना चाहती अनलेस कि वो बंदा उससे स्ट्रॉन्ग हो। और तभी वांग लिन के होश उड़ चुके थे जहाँ पे वो देखता है कि एक 7 कलर्ड यंग मैन उसके सामने खड़ा हो जाता है। वांग लिन फील कर चुका है कि वो वक्त में बहुत 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 ही ज्यादा डीप में जा चुका है। शायद जब इनर रियलम एग्जिस्ट भी नहीं करता, ये शायद उससे भी पहले के टाइम की बात है। और वांग लिन जब इस बंदे के पूरे लुक को देखता है ना तो उसे 2 चीजें सबसे पहले याद आती है। एक वो बंदा जो कि वांग लिन से काफी मिस्टीरियस वे में बात कर रहा था और उसने उसे दाव फ्रूट भी दिया था किंग श्री को बचाने पे, और एक वही स्टैचू जो कि 7 कलर की थी जिसे देखकर वो जो सिल्वर कॉर्प्स वाली लेडी थी वो डर के मारे कांपने लगी थी। तीनों का जो फिगर है, तीनों की जो अपीयरेंस है, तीनों का जो लुक है, बाहरी लुक बिल्कुल सेम था, लेकिन ताकत इस वाले में जैसे कि फिलहाल वो देख रहा है उसमें बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे ये बंदा थोड़ा सोचता है ऊपर देखकर और कहने लगता है कि फाइनली मैंने अपने वर्ल्ड को बना तो लिया जो कि एक केव के अंदर होगा, लेकिन ये शायद से ग्रैंड सोवरेन के बनाए गए केव वर्ल्ड को टक्कर दे पाए। हालांकि इसका भी अपना हेवन एंड अर्थ है और मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर हर एक चीज मैंने अपने अकॉर्डिंग किया है। पूरा का पूरा वर्ल्ड मेरे अकॉर्डिंग उस केव के अंदर एग्जिस्ट करेगा। लेकिन मजा तब आता जब मैं वक्त को और ज्यादा आगे बढ़ा पाता, जो कि हेवनली दाव के बिना इनकम्प्लीट है। यानी कि जॉस फ्लेम बनाने के लिए जिंदगी और मौत का होना जरूरी है और जो कि हेवनली दाव के बिना इनकम्प्लीट था। बट फॉर्चुनेटली अब मुझे इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसका बंदोबस्त कर लिया है। भले ही मुझे चुराना पड़ा, लेकिन अब मेरे पास ये चीज आ चुकी है। अब वो 7 कलर्ड मैन हंसने लगता है और कहने लगता है कि आज से मेरा केव वर्ल्ड बन के तैयार हो जाएगा और ये बिल्कुल रियल वर्ल्ड जैसा ही होगा जहाँ का एक अलग ही वक्त एग्जिस्ट करेगा जो कि आगे बढ़ता रहेगा। वक्त के साथ हर एक चीज होती रहेगी, फिर चाहे वो जिंदगी हो या मौत। ये कहकर वो काफी ज्यादा खुश था। अब वो अपने फिंगर पॉइंट करते हुए यहाँ पर उस केव वर्ल्ड के अंदर एक 9 कलर्ड लाइटनिंग को डाल देता है और उसे कमांड करते हुए कहता है कि आज से ये फर्स्ट ट्राइब्यूशन कहलाएगा जो कि मेरे बनाए केव वर्ल्ड से बिलोंग करता है और इनके जिंदगी और मौत से ही जॉस फ्लेम का यहाँ पे जन्म होगा और जिसे कि मैं रोज फार्म करता रहूंगा। इसी के साथ वो यहाँ पर थंडर को एक आखिरी कमांड देते हैं और उसे बताने लगते हैं कि तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें सिर्फ उन्हीं लोगों पर अपनी ताकत को उतारना है जो कि इस वर्ल्ड के अगेंस्ट जाने की कोशिश करें, जो कि मेरे बनाए रूल को तोड़कर उसके परे जाने की कोशिश करे। तुम्हें उन्हें मिटा के रख देना है। अब यहाँ पे वांग लिन को काफी और चीजें पता चलती हैं, जैसे कि जो वर्मिलियन वर्ल्ड के लोग हैं, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन का एंसेस्टर था जिससे कि वांग लिन फॉलन लैंड में मिला था उसी ट्रायल के दौरान, तो यहाँ बेसिकली उसका ओरिजिन भी यही लैंड है, यानी कि जिसे सेलेस्टियल या एंशिएंट एंसेस्ट्रल लैंड कहा जाता है, जहाँ से कि अपना ओल्ड मैन बिलोंग करता है, यानी कि बिग अपॉर्चुनिटी। इसी के साथ हम देखते हैं कि अचानक से ये सारी मेमोरीज फेड होने लगती है और वांग लिन यहाँ पर रियलिटी में आते साथ ही जोर जोर से हंसता है। उसे ऑलमोस्ट अपने सारे सवालों का जवाब मिल चुका था। कहीं ना कहीं वांग लिन इसे ऑलरेडी ऑब्जर्व भी कर चुका था, लेकिन कहते हैं ना कि वो सच्चाई से इस हद तक भागना चाहता था कि वो मानना ही
नहीं चाहता था कि जैसे 7 मिलियन वर्ल्ड के लोगों के साथ हुआ है, जो कि असल में क्लाउड सी स्टार सिस्टम से बिलोंग करते हैं, वैसा ही कुछ इस पूरे के पूरे इनर रियलम के साथ भी हो रहा है। इतने सारे लोग, इतना बड़ा स्टार सिस्टम और इतने बड़े बड़े 4 सेलेस्टियल रियलम्स भी, इतना सब कुछ है, लेकिन ये सब कुछ एक छोटे से केव के अंदर एग्जिस्ट करता है, जिसका मतलब जिसने बनाया होगा फिर वो क्या ही पावरफुल इंसान होगा। और वांगलिन डिसाइड करता है कि मैं मेरे लोगों को और यहाँ जितने भी केव के अंदर के लोग हैं इन्हें मरने नहीं दूंगा, इन्हें मैं यहाँ से आजादी दिला के रहूंगा। ये तो थी एक सन की बारी, अभी भी बाकी के 8 सन मौजूद है और वांगलिन हर एक को जाके चेक करता है। तो यहाँ पर किसी से वांगलिन को स्वॉर्ड एनर्जी से लेकर सब्सट्रैक्शन पावर और फिर फायर रिट्रीब्यूशन, यहाँ तक कि इल्यूजन की पावर भी वांगलिन को दिखती है, यानी कि जिसे इल्यूजन रिट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। और जैसा कि वांगलिन को भी थोड़ी देर पहले दिखा भी था, जहाँ पर उसके लोग ही उस पर जैसे हमला करने को आते हैं, उसके माइंड को करप्ट करने की कोशिश करते हैं और फिर ऐसे ही उसे छठा रिट्रीब्यूशन 6वें सन के अंदर से दिखता है, जो कि बेसिकली वही ट्रेजर्स थे जिनमें से एक इस वक्त वांगलिन के पास है। और रही बात बाकी के 2 ट्रेजर्स, तो उनमें से था एक को वही जो रेशे जैसे थे जिनमें 3000 स्पेल थे और दूसरा था वो पकोड़ा। अब इसी के साथ वांगलिन 7वें सन की तरफ बढ़ता है और यहाँ पर बेसिकली वही एंशिएंट ऑर्डर रिट्रीब्यूशन देखा जा सकता है, जहाँ पर उसे 3 फिगर नजर आते हैं, यानी कि वही एंशिएंट ऑर्डर के लोग, एंशिएंट गॉड, एंशिएंट डेविल और एंशिएंट डीमन। और जैसे कि वांगलिन ने कैसे निपटाया था ये हम देख चुके हैं। और फिर बारी आती है 8वीं रिट्रीब्यूशन, जो कि उसका खुद का अपना क्लोन था। और बेसिकली इस सन के अंदर बस एक मिरर हमें नजर आती है। और जैसा कि मैं पता है कि वांगलिन ने खुद का ही सामना किया था 8वें रिट्रीब्यूशन में, तो यानी कि ये सेल्फ रिट्रीब्यूशन है। पर यहाँ पर जब वांगलिन आखिरी सन की तरफ बढ़ रहा था ना, इसे ऐसा लग रहा था कि ये अपने ही किसी चीज के काफी करीब है। और जब वांगलिन इसके अंदर जाके झांकता है तो उसे पता चलता है यहाँ पर जैसे उसका ही एक पार्ट बहुत छोटे से अंश में रखा गया हो, जिसके जरिए से ये चाहे जहाँ भी जाए यहाँ पर उसके ही अपने छोटे से अंश के जरिए से जो इस वर्ल्ड का ओनर रहा है ना, वो हमेशा वांगलिन की किस्मत को अपने हाथों से कंट्रोल कर पाएगा। वांगलिन समझ आता है कि ये और कुछ नहीं बल्कि फेथ रिट्रीब्यूशन ही होगा। इस दौरान वांगलिन को प्लेनेट सुजाकू की याद आती है, जैसे कि सुजाकू हार्ट क्रिस्टल जो था, जिसके चलते जो प्लेनेट सुजाकू के अंदर जो भी पैदा होगा ना, उसकी सोल का एक हिस्सा उसके अंदर जाके ट्रैप हो जाएगा। बिल्कुल सेम सिस्टम यहाँ पे भी था, बस फर्क इतना था कि प्लेनेट सुजाकू में जो कल्टीवेशन हार्ट क्रिस्टल था उसके जरिए से लोगों की जो जिंदगी और मौत है उसे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर तो किसी के पूरी की पूरी किस्मत को ही कंट्रोल किया जा सकता है। वांगलिन को यहाँ गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन फिलहाल के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर गुस्से में इसने इस पूरी जगह को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी कि इस डिस्ट्रीब्यूशन को, तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। हो सकता है कि शायद ये जो केव वर्ल्ड है ये एग्जिस्ट ही ना करे, ये कोलैप्स कर जाए, क्योंकि पूरा का पूरा बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। अब वांगलिन डिसाइड करता है कि जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है और जिन लोगों के लिए वो इम्पोर्टेंट है, वो फिलहाल के लिए बस उन्हें ही अपने ही एक सोल के हिस्से के साथ यहाँ से आजाद करेगा। यहाँ पर लिटरली वांगलिन जिन जिन को भी जानता है उन सभी को वो निकाल लेता है, फिर चाहे वो अपना वांग पिंग हो, उसके पेरेंट्स हो, उसके दोस्त हो, या फिर कोई भी क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर वो ली वुआन की तलाश जब करता है ना, तो वो उसे फील तो कर पा रहा था लेकिन डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। इस दौरान उसे मूविंग में से लेकर लू में और भी जो उसके ओल्ड कल्टिवेटर्स रहे हैं, फिर चाहे वो यहाँ पे कल्टिवेटर ज़ियाओ हो या फिर रेड बटरफ्लाई, ऑलमोस्ट वो सभी को यहाँ से आजाद कर चुका था, पर तलाश अभी भी ली वुआन की थी। और वांगलिन को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो यहाँ पर होके भी ना है, और ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने ऑलरेडी ली वुआन को यहाँ से हटा दिया है, यानी कि उसने वांगलिन के हाथ लगने से पहले ही ली वुआन को रख लिया होगा। वांगलिन को गुस्सा बहुत आ रहा था, लेकिन यहाँ पर जिन लोगों को उसने पा लिया था वो उन्हें पाके खुश भी था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका उससे नामो निशान तक नहीं मिलता, यानी कि जिनका उससे कुछ भी फील नहीं होता। और जिनमें से एक थे फर्स्ट जनरेशन के वर्मिलियन बर्ड, और यहाँ पे जो सेलेस्टियल एम्परर्स हैं, और अपने सीतुनन बट में वांगलिन ऑलसीर को ढूंढता है, और कमाल की बात है ऑलसीर का भी उसे कोई ट्रेस नहीं मिलता। यहाँ पे वांगलिन बार बार ली वुआन को ढूंढता रहता है, लेकिन उसे सबकी किस्मत का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे मिल जाता है, जो कि एक सोल फॉर्म जैसा दिख रहा था। पर अफसोस की बात है कि वांगलिन को उसे यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी नहीं मिलता। वांगलिन थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन इस दौरान वो ऑलरेडी अपने फेथ को अपने पास वापस रख लेता है, यानी कि अब कोई भी वांगलिन के फेथ के साथ मनमानी नहीं कर सकता, उसकी किस्मत के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो वांगलिन सोच में पड़ जाता है कि जिन जिन के ट्रेसेस उसे नहीं मिले किस्मत के, आखिर वो लोग किस टाइप के इंसान है, जैसे की जिनमें सबसे पहला नाम आता है ऑलसीर, सीतुनन और किंग शुई। अब जैसे ओल्ड वर्मिलियन बर्ड जो थे, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के जो एंसेस्टर है, उनका फेट यहाँ पे नहीं है, जिसका मतलब साफ है कि वो इस जगह से बिलोंग ही नहीं करते, इसलिए नहीं है। तो क्या ये तीनों भी इस जगह से नहीं है? वो सोच में पड़ जाता है कि क्या वाकई में सीतुनन भी इस केव वर्ल्ड का हिस्सा नहीं, तो आखिर वो आया कहाँ से? ऐसे ही उसे ऑलसीर के बारे में काफी सारे सवाल आते हैं, लेकिन इस वक्त इसका गुस्सा अपने बिल्कुल 7वें आसमान पे जा रहा था ली वुआन का सोच के, क्योंकि उसे पता लग चुका था कि कोई तो है जिसने कि उसे वांगलिन के आने से पहले ही किनारे कर लिया। और वांगलिन ठान लेता है कि मिल जाए बस एक
एक बार वो बंदा ना मैंने उसके टुकड़े टुकड़े किए तो मैं भी फिर हेवन डिफाइंग वांग लिन नहीं। इस दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन फिलहाल के लिए यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा था, पर तभी उसकी नजर काफी सारे एंशिएंट ऑर्डर के जो लोग थे ना, जो कि स्टैचूज में बदल गए थे, वांग लिन की नजर इन पे जाती है। अब वांग लिन जानता है कि इनका बदला भी उसे लेना होगा, आफ्टर ऑल वो भी एक एंशिएंट ऑर्डर है। वांग लिन फील कर पाता है कि जितने भी स्टैचूज है ना, इनके अंदर इनकी हल्की सी विल पावर है, बिल्कुल हल्की सी, जो कि कहीं ना कहीं वांग लिन से कह रही हो कि प्लीज मुझे यहाँ से आजादी दिला दो। अब यहाँ पे वांग लिन ये देखता ही है तो वो एक साथ सारे के सारे स्टैचूज को यहाँ पे बिल्कुल मिट्टी में मिला के राख कर देता है, और जिसके चलते जितने भी इनके अंदर थोड़ी बहुत इनकी जो विल पावर, जो हल्की सी इनकी जो पावर थी, जो कॉन्शियसनेस का एक थोड़ा सा हिस्सा था, वो सब के सब वांग लिन के द्वारा इनहेल कर लिया जाता है। इस दौरान वांग लिन गलती से एक ऐसे स्टैचू को तोड़ देता है जिसके अंदर से एक ओल्ड मैन बाहर आता है, जो कि यहाँ पर वांग लिन को आते साथ ही कोसने लगता है और कहने लगता है कि मेरी इंजरीज अभी भी रिकवर नहीं हुई, लेकिन तुमने मेरे इस हीलिंग फर्नेस को ही बर्बाद कर दिया। ऑलमोस्ट 9 स्टार का एंशिएंट गॉड की बॉडी, जो कि बेहतरीन हीलिंग बॉडी के रूप में मानी जाती है, तुमने मेरा इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मुझसे छीन लिया, और अब इसकी कीमत तुम्हें नहीं बल्कि तुमसे जुड़े हर एक शख्स को चुकानी पड़ेगी। अब वांग लिन सबसे पहले इस बंदे को निपटाने जाता है, लेकिन उसका अटैक इसे ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है, जिसके चलते वांग लिन समझ आता है कि ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो है नहीं। तो अब वो इसकी मेमोरीज को देखना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे वांग लिन जब उसकी सारी मेमोरीज को देख लेता है तो उसे पता चलता है कि असल में ये और कोई नहीं बल्कि सोवरीन का एक पालतू है, जो कि इस ऑलमोस्ट 9 स्टार का जो एंशिएंट गॉड की बॉडी थी उसके अंदर रहकर खुद को हील करने में बिजी था, लेकिन वांग लिन ने यहाँ पर आकर उसे डिस्टर्ब कर दिया। इस दौरान ये बंदा वांग लिन के ऊपर एक हमला भी कर देता है, लेकिन कहाँ वांग लिन के अटैक्स और कहाँ इसके। वांग लिन इसके अटैक को डिस्ट्रॉय तो कर देता है, लेकिन अपने एक अटैक के जरिए से इसको बहुत बुरी तरीके से चोट भी पहुंचा देता है, जिसके चलते इसकी पुरानी इंजरीज भी ऐसे सेकंड्स में उजागर हो जाती है। अब यहाँ पे वांग लिन की पावर देखकर वो बंदा हक्का बक्का रह चुका था, और वो कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम तो एक हेवन डिफाइन कल्टीवेटर हो, ऐसा कैसे हो सकता है। केव वर्ल्ड के अंदर कोई भी थर्ड स्टेप का कल्टीवेटर हेवन डिफाइन नेचर के साथ इस हद तक नहीं पहुंच सकता। मास्टर ने तो इतने सारे रिट्रीब्यूशन बनाए ताकि तुम्हारे जैसा कोई हेवन डिफाइन कल्टीवेटर थर्ड स्टेप पे पहुंचे ही ना, और कभी भी वो सर्वाइव ना कर पाए। तो आखिर 9 बड़े बड़े रिट्रीब्यूशन का सामना करके तुम कैसे सर्वाइव कर पा रहे हो, आखिर तुम हो कौन। ये कहते हुए वो यहाँ अपने पावर्स को गैदर करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से वांग लिन नोटिस करता है कि ये अपने ब्लड लाइन की पावर का यूज कर रहा है, और उसके ब्लड का कलर था गोल्डन। वांग लिन समझ आता है ये सेलेस्टियल एंसेस्ट्रल लैंड से बिलोंग करता होगा, इसके पास ये गोल्डन ब्लड मौजूद है। अब यहाँ पे वांग लिन ये देखते साथ ही स्माइल करता है। वांग लिन स्टॉप स्पेल के जरिए से इसे वहीं पे फ्रीज कर देता है। वांग लिन यहाँ पे समझ चुका था कि इससे पहले जो भी इसने मेमोरीज इसने देखी थी वो तो बस इसकी हाफ मेमोरीज थी, यानी कि इसने जानबूझ के वांग लिन को उन्हें देखने दिया। अब वांग लिन को गुस्सा आता है तो वो उसे पकड़ते साथ ही वापस से इसके अंदर से झांकना शुरू कर देता है। अब तभी यहाँ पर एक आवाज आती है जो कि दूर कोने से आ रही थी, और जहाँ पर की हमें वही 4 एंशिएंट स्टैचूज को दिखाया जाता है, जैसे कि इससे पहले हमने तब देखा था जब वांग लिन एंशिएंट ऑर्डर को हासिल कर रहा था। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ जो 4 डिवाइन सेक्ट के जो 4 मेंबर्स है, यानी कि जो वर्मिलियन बर्ड, व्हाइट टाइगर, अज़र ड्रैगन एम्परर और जो ब्लैक टॉर्टोइस रहे हैं, उन सभी को हमने देखा था एंशिएंट गॉड के अंदर। और अब जाके हमें पता चलता है कि असल में वो जो 4 स्टैचूज हैं वो असल में इसी जगह से बिलोंग करती हैं, और बेसिकली इन 4 स्टैचूज के अंदर उनके सोल का कुछ हिस्सा मौजूद है, और वांग लिन को ये लोग काफी क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे। अब यहाँ पे जो फर्स्ट जनरेशन के वर्मिलियन बर्ड रहे हैं, यानी कि जो ओरिजिनल है और जिन्होंने ही वांग लिन को चूज किया था, वो यहाँ पर वांग लिन को देखकर काफी प्राउड भी कर रहे थे। तभी यहाँ पे दूसरा बंदा कहने लगता है जो कि व्हाइट टाइगर था कि वर्मिलियन बर्ड तुम्हें थोड़ा समझना चाहिए, हम सभी लोग एंशिएंट सेलेस्टियल सोवरेन यानी कि एंशिएंट सेलेस्टियल एम्परर, तुम लोगों की जानकारी के लिए बस मैं बार बार हर एक चीज को 2 मीनिंग में बताती हूँ, कहीं तुम असली सोवरेन और वो जो नकली सोवरेन है उसमें कंफ्यूज ना हो जाओ। इसलिए अब अगर तुमने प्रीवियस पार्ट्स को अच्छे से देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि आउटर रियल में एम्परर नहीं कहा जाता है, वहाँ पे सोवरेन कहा जाता है। जब मैं ये कहूँ एंशिएंट सेलेस्टियल सोवरेन, यानी कि बात यहाँ पे एंशिएंट सेलेस्टियल एम्परर की हो रही है। जब सिर्फ सोवरेन कहूँ तो समझ जाओ कि वही 7 कलर वाला बंदा है जो कि वांग लिन के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। सो मूव टू द स्टोरी। यहाँ पे ब्लैक टॉर्टोइस और व्हाइट टाइगर दोनों ही कहने लगते हैं कि वर्मिलियन बर्ड तुम्हें समझना होगा कि जो एंशिएंट सेलेस्टियल सोवरेन है, हम उनके द ग्रेट 4 जनरल में से एक हैं, और कोई भी फोर्सफुली हमारी कभी भी मेमोरीज को चेक नहीं कर सकता जब तक कि हम थोड़ा सा पोर्शन उसे अलाउ ना करें, वो भी फेक। और असली मेमोरीज को तो खुद हम भी किसी को नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमारे जो मास्टर रहे हैं यानी कि एंशिएंट सेलेस्टियल सोवरेन, उन्होंने तो हमारी मेमोरीज के ऊपर ही रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, और उनके अलावा किसी के लिए ये पॉसिबल ही नहीं कि वो कभी भी हमारी मेमोरीज को देख पाए। सेम यहाँ पर इसी सोल्जर के साथ भी है। तुम्हारा ये चोजन पर्सन कुछ ज्यादा ही नहीं उछल रहा, तुम्हें नहीं लगता? ठीक है, हेवन डिफाइन नेचर के साथ थर्ड स्टेप पे पहुंचना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी तीर मारने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान तो वर्मिलियन बर्ड के जो फर्स्ट जनरेशन के एम्परर रहे हैं वो तो कहने लगते हैं कि हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, मेरा चोजन पर्सन स्ट्रॉन्ग तो है, पर जैसा मैंने प्लान किया था उसके हिसाब से उसे यहाँ नहीं बल्कि कहीं और होना चाहिए था, और अब तो ये उस रिस्ट्रिक्शन को ब्रेक करके मेमोरी को देखने की कोशिश कर रहा
रहा है, उसे पता भी नहीं कि इसके ऊपर इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। इस दौरान वांग लिन जो कि ऑलरेडी उसके मेमोरीज के अंदर घुस चुका था, लेकिन उसे यहाँ पर सेम वही चीज नजर आती है जो कि इससे पहले उसने एक बार देखा था। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ उस सिल्वर वुमन की जो कि वांग लिन की पपेट है। यहाँ पे सेम चीज वांग लिन के साथ होती है, एक फिगर उसे नजर आता है और वो भी सेम अपीयरेंस वाला था, लेकिन इसका चेहरा जो था वो पहले वाले से डिफरेंट था। जो चीजें कॉमन थी वो था कि ये 7 कलर्ड फिगर में था। अब अगर तुम्हें याद हो कि वांग लिन को ग्रीक से जो स्टैचू मिली थी उसकी शक्ल और उसकी शक्ल ऑलमोस्ट सिमिलर थी। वांग लिन थोड़ा सोचता है। अब यहाँ पे उस वांग लिन एंशिएंट ऑर्डर की पावर्स को कंबाइन करते हुए अपना एक फिंगर अटैक करता है, जिसमें एंशिएंट डेविल, एंशिएंट गॉड और एंशिएंट डीमन तीनों की पावर को कंबाइन थी, जिसके चलते अगर ये अटैक उसे टकराने के बाद कोलैप्स भी करता है तो पीछे से यहाँ पे जो तीन एंशिएंट ऑर्डर की पावर्स है ना वो बार बार इसे रीजनरेट भी करती रहेगी। और वांग लिन को बस 2 से 3 सेकंड का वक्त ही चाहिए था ताकि उस बैरियर को पेनिट्रेट करते हुए ये आगे बढ़ जाए और इसका फिंगर बस कैसे ना कैसे करके यहाँ पर जो फिगर बैठा है ना इसके फोरहेड को उसे टच करना था। वांग लिन बिल्कुल ऐसा ही करता है और फाइनली उसका काम भी यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाता है, जहाँ पे उसकी फिंगर एक ही वक्त में कोलैप्स भी हो रही थी और वापस से रीजनरेट भी। अब फाइनली जैसे ही वो उसे टच करता है ना उसके फोरहेड को, यहाँ पे वांग लिन को बहुत जोरदार झटका लगता है और वो खुद को एक ऐसी जगह पे पाता है। वांग लिन की ओरिजिन सोल भी इससे बुरी तरीके से कांप उठती है और तभी वांग लिन आंखें खोलता है। उसके सामने एक चमकदार सी चीज मौजूद थी जो कि दिखने में एक पर्पल क्रिस्टल जैसा था। वांग लिन इतना तो समझ गया था कि जिस सील को उसने तोड़ा था वो असल में खुद जो सेलेस्टियल सोवरीन है उसका ये एक इल्यूजनरी फिगर था। बेसिकली हर एक सोल्जर के मेमोरीज को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने अपने ही एक रूप को रिस्ट्रिक्शन के तौर पे वहाँ पे लगा दिया था। अब वांग लिन इस क्रिस्टल को देखकर कुछ समझने लगता है और अब ये क्या है और क्या है सारा का सारा इतिहास ये हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। सो होमीज हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बट इसके पहले तुम्हें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।